हेलो गाइस, वेलकम टू द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी काल चक्र के बारे में सुना है? क्या होता है यह काल चक्र? क्या कोई आत्मा काल चक्र में फंस सकती है? और अगर एक आत्मा काल चक्र में फंस जाती है तो क्या होता है? और अगर उस काल चक्र में फंसी हुई आत्मा का किसी से इंटरेक्शन हो जाए तो क्या हो सकता है? वैसे काल चक्र का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी है, साथ ही साथ पुनर्जन्म का भी। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी में यह सब कुछ जानेंगे, जिसमें एक आत्मा एक काल चक्र में फंसी हुई है। ये घटना करीब 8 साल पुरानी है। दिल्ली के पॉश इलाके में कई फ्लैट्स थे। अर्जुन दिल्ली में कई सालों से रह रहा था। अर्जुन एक प्राइवेट फर्म में आज मैनेजर की पोस्ट पर है, जिसे पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अर्जुन जब से दिल्ली में आया था वह रेंट के घर पर रहता था, लेकिन वह दिल्ली आया था दिल्ली में सेटल होने के लिए, और उसका मन था कि वो दिल्ली में एक फ्लैट ले। वो कई सालों से मेहनत कर रहा था। उसके इतने सालों की मेहनत रंग लाई थी और उसने एक फ्लैट खरीदने के लिए अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए थे। वैसे तो वह चाहता तो फ्लैट इससे पहले भी ले सकता था, लेकिन अर्जुन को एक पॉश इलाके में 2 BHK फ्लैट चाहिए था। आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन तो अकेला था तो उसे 2 BHK फ्लैट की क्या जरूरत है, लेकिन अर्जुन सोचता था कि वह सेटल होने के बाद अपने पेरेंट्स को भी वही बुला लेगा। अर्जुन और उसके पेरेंट्स सब लोग वही रहेंगे। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसे फ्लैट को चेंज करके इससे बड़ा फ्लैट ओन कर लेगा। अर्जुन ने फ्लैट लेने के लिए एक प्रॉपर्टी एजेंट से बात की थी। प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे बताया कि वह कुछ पॉश इलाके के फ्लैट्स के ओनर्स को जानता है, उनसे बात करेगा। अगर उनके पास कोई फ्लैट खाली होगा तो उसे जरूर रेफर करेगा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वह जल्द से जल्द फ्लैट में शिफ्ट होना चाहता था। आखिर उसका सपना पूरा होने वाला था। उसे दिल्ली में रहते हुए करीब 10 साल हो चुके थे। इस वक्त अगर देखा जाए तो अर्जुन की उम्र करीब 33 साल के आसपास थी और अर्जुन की अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स से शादी करने के लिए मना कर रखा था। उसने कहा था जब तक वह उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता जहां का सपना उसने देखा है, तब तक वह शादी नहीं करेगा। आज करीब 27 सितंबर को अर्जुन को एक कॉल आया। उसने देखा तो कॉल प्रॉपर्टी डीलर का था। अर्जुन ने फोन उठाया और प्रॉपर्टी डीलर से बात की तो प्रॉपर्टी डीलर ने उसे बताया कि एक फ्लैट है जो कि खाली है और यह दिल्ली के पोर्शे इलाके में ही है। वहाँ पर एक फ्लैट खाली है, अगर अर्जुन चाहे तो उसमें शिफ्ट हो सकता है। अर्जुन प्रॉपर्टी डीलर के साथ उस फ्लैट में गया। उसने उस फ्लैट को देखा। अर्जुन को फ्लैट कुछ जंचा नहीं। उसे उसके कमरे कुछ छोटे लग रहे थे और व्यू भी कुछ खास अच्छा नहीं था। इसीलिए अर्जुन ने प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि उसे थोड़ा सा बड़ा एरिया चाहिए और थोड़ा व्यू भी अच्छा चाहिए। अर्जुन की बात सुनकर पहले तो प्रॉपर्टी डीलर चिढ़ गया, क्योंकि दिल्ली जैसे इलाके में व्यू, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। आखिर वह उसका कस्टमर था तो वो उसे क्या कह सकता था। प्रॉपर्टी डीलर में कहा, ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं जब दूसरा कोई फ्लैट खाली होता है तो वह आपको जरूर बताता हूँ, और तब तक के लिए ये मैं फ्लैट किसी और को दिखा देता हूँ, और बाहर जाने लगा। अर्जुन जब बाहर निकल रहा था तो उसे दूर एक और बिल्डिंग थी जिसमें कई सारे फ्लैट थे। उसने ऊपर की तरफ देखा तो फ्लैट्स में लाइट ऑन नहीं थी और यह लगभग करीब 8 से 9 का समय था। क्योंकि अर्जुन को सुबह के समय नहीं मिलता था तो वह रात में ही प्रॉपर्टी डीलर के साथ फ्लैट देखने के लिए चला जाया करता था। पहले भी प्रॉपर्टी डीलर ने अर्जुन को करीब 3 से 4 फ्लैट दिखाए थे, लेकिन उसे पसंद नहीं आए। अर्जुन बिल्डिंग के सामने से गुजर ही रहा था कि अचानक से उसके कदम उस बिल्डिंग के आगे रुक गए। बिल्डिंग के ऊपर के 3 फ्लोर्स पर लाइट ऑन नहीं थी और नीचे के सारे फ्लोर्स पर लाइट ऑन थी। अर्जुन को ये थोड़ी सी अजीब बात लगी। आखिर फ्लैट में लाइट क्यों नहीं
ऑन है, मतलब एक साथ ऊपर के 3 फ्लोर्स जिन पर लाइट ऑन ही नहीं है और नीचे के सारे फ्लैट में लाइट ऑन थी। इसका क्या रीजन हो सकता है? ऐसा सोचते ही अर्जुन के चेहरे पर चमक आ गई। उसने सोचा हो सकता है कि इसके ऊपर के फ्लैट सभी खाली हो और अगर वह चाहे तो इनमें से एक फ्लैट को ओन कर सकता है। अर्जुन ने उस बिल्डिंग के गार्ड के पास जाकर उससे बात करनी शुरू की और बातों ही बातों में अर्जुन को पता चला कि उस बिल्डिंग के ऊपर के 3 फ्लोर्स खाली है और उनमें किसी को फ्लैट जल्दी दिया नहीं जाता। तभी अर्जुन ने गार्ड से जाकर पूछा, ऐसा क्यों, आखिर क्यों इन 3 फ्लोर्स पर कोई भी नहीं रहता? तभी गार्ड ने उन्हें बताया कि यहाँ पर जब भी कोई रहने के लिए आया था तब उन्हें इन 3 फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब सा एहसास होता था। उन्हें पता नहीं क्यों यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता था और वह जल्द से जल्द इन फ्लैट्स को खाली करके चले जाते थे। अर्जुन ने जब यह सुना कि यहाँ पर लोगों को कुछ अजीब सा लगता था तो उसने सोचा, अरे पागल है, सबके सब बताओ, इतना अच्छा फ्लैट मिल रहा था और फिर भी वह लोग खाली करके चले गए। उसने गार्ड से कहा, क्या आप मुझे कोई फ्लैट दिखा सकते हैं? यह रात का वक्त था और गार्ड ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि सर, अगर आपको फ्लैट देखने आना है तो आप सुबह आइएगा, सुबह 8 से 9 बजे मेरा भाई आपको फ्लैट दिखा देगा। अर्जुन को गार्ड की बात अजीब लगी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कर भी क्या सकता हूँ। यहाँ पर वैसे भी इस वक्त सेफ्टी के लिए एक ही गार्ड है और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई बिल्डिंग में तो यह गार्ड यही कहेगा कि यह मुझे फ्लैट दिखाने गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। उसने गार्ड से कहा, ठीक है। अर्जुन वापस अपने घर चला गया, मतलब वही रेंट का हाउस जिसमें वह रहता था। अर्जुन रात का खाना बाहर से ही खाकर आया था, क्योंकि वह अकेला रहता था तो वह अक्सर खाना बाहर से ही खाता था और अब तक वह पीजी पर रहता था तो या फिर जिनके पीजी पर वह रहता था वह उसे खाना खिला दिया करते थे, जिसके वह अच्छे खासे पैसे देता था। अर्जुन को आज नींद नहीं आ रही थी। अर्जुन अपने मन ही मन में ख्याली पुलाव पकाने लगा। अर्जुन ने बेशक वो फ्लैट देखा नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फ्लैट उसे बुला रहा हो। काफी देर तक वो फ्लैट के बारे के सोचता रहा। थकान के कारण न जाने कब उसे नींद आ गई। अर्जुन सपने में भी उसी फ्लैट के सामने खड़ा था, जिसके कारण उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन का होम टाउन दूर नहीं था। अर्जुन के परिवार में उसके मम्मी पापा है और एक बड़ी दीदी थी, जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं। अर्जुन सुबह सोकर उठा तो वो काफी ज्यादा फ्रेश फील कर रहा था। आज अर्जुन का कई सालों का सपना पूरा हो रहा था। अर्जुन खुशी खुशी तैयार हुआ और मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकला। अर्जुन के हाथ में इस वक्त बाइक की चाबी थी। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की और कुछ ही देर में वो गार्ड के पास पहुंच गया। अर्जुन ने रात वाले गार्ड को ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिला। बाद में पता चला कि ये गार्ड उस गार्ड का भाई है जिसकी बात वो कल रात को कर रहा था। अर्जुन गार्ड के पास गया और उससे फ्लैट के बारे में पूछा तो गार्ड ने कहा, जी सर, ऊपर के 3 फ्लोर खाली हैं। अर्जुन ने फ्लैट के खाली होने का कारण पूछा तो गार्ड को कारण नहीं पता था। उसने कहा, साहब कोई आएगा तो रहेगा। तभी अर्जुन ने गार्ड से कहा, तुम्हारा भाई तो कह रहा था कि लोगों को अजीब लगता है तो भाग जाते हैं। गार्ड ने कहा, पता नहीं साहब, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। वैसे क्या आप फ्लैट देखना चाहते हैं? अर्जुन ने तुरंत ही मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, ये भी भला पूछने की बात है। हाँ, मैं फ्लैट अभी देखना चाहता हूँ। गार्ड ने एक कॉल किया। कुछ देर बाद एक आदमी आया। वो इस फ्लैट में लिफ्ट मैनेजमेंट देखता था। उसने उसे अर्जुन को फ्लैट दिखाने के लिए कहा। अर्जुन उस आदमी के साथ फ्लैट देखने जा रहा था। वो रास्ते में उससे बातें करता हुआ जा रहा था। उस आदमी का नाम राम प्यारे था। वो अर्जुन की हर बात का जवाब दे रहा था।
अर्जुन ने राम प्यारे से भी पूछा, अच्छा एक बात बताओ, उस फ्लैट के ऊपर के फ्लोर खाली क्यों है? राम प्यारे ने जवाब दिया, पता नहीं साहब, कोई आएगा तभी कोई रहेगा। अर्जुन ने फिर पूछा, कोई आएगा मतलब ऊपर के फ्लैट्स देखने कोई नहीं आता? राम प्यारे ने कहा, साहब वो क्या है न, ये फ्लैट बहुत ज्यादा महंगे हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, बस इसीलिए। अर्जुन ने इसके आगे उस आदमी से कुछ नहीं पूछा। वो लोग ऊपर के फ्लोर पर रूम नंबर 201 में गए। राम प्यारे ने वो फ्लैट अर्जुन को दिखा दिया। अर्जुन ने जब फ्लैट देखा तो वो काफी खुश था, लेकिन ये 3 BHK फ्लैट था। मगर अर्जुन को ये फ्लैट बहुत पसंद आया था। उसने राम प्यारे से कहा कि उसे ये फ्लैट चाहिए। उसने फ्लैट के मालिक से बात करने के लिए कहा। राम प्यारे ने तुरंत ही फ्लैट के मालिक को फोन किया और उसे अर्जुन के बारे में बताया और यह भी बता दिया कि वह फ्लैट खरीदना चाहता है। फ्लैट का ओनर बहुत ज्यादा खुश हो गया। उसने राम प्यारे को अर्जुन को अपने ऑफिस भेजने के लिए कहा। राम प्यारे ने अर्जुन को ऑफिस का पता दिया। इसके बाद अर्जुन तुरंत ही उस फ्लैट के मालिक के ऑफिस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सारी फॉर्मेलिटी शुरू की और एडवांस पेमेंट कर दिया और उस फ्लैट को खरीद लिया। मलिक फ्लैट के ओनर ने कहा कि फॉर्मेलिटीज पूरी होने में 2 दिन का समय लगेगा। इसके बाद वह फ्लैट अर्जुन का हो जाएगा। यह बात सुनकर अर्जुन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने अपने घर फोन करके अपने मम्मी पापा को यह खुशखबरी दी। अर्जुन के मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अर्जुन की मम्मी ने उसे फिर से शादी के लिए बोला। जिसके बाद अर्जुन ने कहा, मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं जल्द से जल्द शादी कर लूंगा। यह फ्लैट का सपना मेरा पूरा हो गया है। इसके बाद अर्जुन ने अपने मम्मी पापा को साथ रहने के लिए कहा और टिकट बुक करवा दी। उसके मम्मी पापा भी मान गए। उन्होंने, ठीक है बेटा हम आ जाएंगे। अर्जुन के मम्मी पापा जल्दी ही अर्जुन के पास वापस आ गए। अर्जुन बहुत ज्यादा खुश था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ दिन भर रहने का मौका मिल रहा है। अर्जुन के मम्मी पापा उसके रेंट वाले घर पर ही आए थे। अर्जुन अपनी मम्मी की गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। कुछ देर बाद सब लोग सो गए। अर्जुन अगले दिन फिर फ्लैट पर गया। उसे फ्लैट देखने का मन कर रहा था। अर्जुन फ्लैट देखने के बाद वापस ऑफिस चला गया। शाम को वो घर आया तो उसकी मम्मी ने कहा वह लोग नए घर में कब जाएंगे। अर्जुन ने अपनी मम्मी से कहा कि अगले हफ्ते चलेंगे। उसकी मम्मी ने पूछा, और गृह प्रवेश कब करना है? सबको पार्टी भी तो देनी होगी। अर्जुन अपनी खुशी में तो भूल ही गया था कि उसे पार्टी देनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, अरे हाँ माँ, मैं भूल ही गया था। अच्छा किया आपने याद दिला दिया। देखा मुझे कितनी जरूरत है आप लोगों की। अगली सुबह अर्जुन की छुट्टी थी। उन्होंने गृह प्रवेश का भी डिसाइड किया और लिस्ट में सामान भी लिख लिए। साथ ही साथ किस किस को गृह प्रवेश में बुलाना है डिसाइड हुआ। देखते ही देखते वक्त पंख लगाकर उड़ गया और गृह प्रवेश का दिन आ गया। चारों तरफ भाग दौड़ मची थी। घर के बीच में पंडित जी हवन कर रहे थे। पूजा भी अच्छे से निपट गई। अर्जुन अपने परिवार के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट ही गया। सब बढ़िया से चल रहा था। एक दिन अर्जुन के ऑफिस में पार्टी भी तो वो घर देर से आया। रात के 12 या 1 बज रहे होंगे, लिफ्ट बंद हो गई थी। अर्जुन सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लोर तक जाने लगा। अर्जुन जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लोर पर जाने लगा वो बहुत थक गया था और हाफ रहा था। अर्जुन जैसे ही अपने फ्लोर पर पहुंचा उसकी नजर एक लड़की पर गई। लड़की ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसका रंग बहुत गोरा था। उसके चेहरे पर और हाथ पर हर जगह चोट के निशान दिखाई दे रही थे, जैसे उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हो। कुछ निशान तो काफी पुराने लग रहे थे जो काले पड़ चुके थे।
वो बिना इधर उधर देखे, बिना किसी भी भाव के सीढ़ी चढ़ रही थी, जो कि अर्जुन को बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था। अर्जुन को न जाने क्यों बहुत अजीब सा लगा। उससे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने कुछ सोचा नहीं और चुपचाप उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। अर्जुन ने 2 बार उसे आवाज भी दी, सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपको कोई दिक्कत है और कोई परेशानी, आप कुछ बताना चाहती है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, सुनिए प्लीज। अर्जुन ने देखा वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, ना ही पलटकर उसे देख भी रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते दोनों टेरेस पर आ गए थे। लड़की के बाल खुले हुए थे जो कि हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन उसके पीछे पीछे टेरेस पर आ गया। अर्जुन टेरेस पर आ तो गया था, लेकिन उसे डर बहुत ज्यादा लग रहा था। अगले ही पल अर्जुन ने देखा कि वो लड़की टेरेस के रेलिंग पर खड़ी हो गई है। उसने अपने हाथ हवा में फैलाए और नीचे की तरफ देखने लगी। उसके बाल हवा में अभी भी उड़ रहे थे। हवा कुछ तेज चल रही थी। अर्जुन ने देखा कि वो लड़की रेलिंग पर चल रही है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस छत पर खींच लिया। अर्जुन ने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? यह क्या कर रही हो तुम? अर्जुन ने देखा कि वह लड़की किसी भी भाव के बिना उसे हैरानी से एकटक देख रही थी। उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा नाम क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही थी? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था, तुमने मेरी आवाज सुनी भी नहीं। कोई परेशानी है, कोई बात है जो तुम बताना चाहती हो, तुम कहना चाहती हो? तुम अगर चाहती हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो अपनी बात बताओ। इस तरीके से जिंदगी खत्म कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। अर्जुन अभी भी उस लड़की की तरफ गुस्से से देख रहा था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, लेकिन उसने देखा कि लड़की अभी भी उसे भावहीन चेहरे से ही देख रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन का गुस्सा और तेज हो गया। वह लड़की अर्जुन को बिना जवाब दिए सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे जाने लगी। अर्जुन को यह बात बहुत ज्यादा अजीब लगी। वह एकटक उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। उस लड़की को देखकर यह तो समझा जा सकता था कि वह लड़की शादीशुदा थी। उसे लड़की की मांग में सिंदूर था, हाथ में लाल लाल चूड़ियां खनक रही थी और पैरों की पायल बज रही थी, और उसने हल्का हल्का श्रृंगार भी किया हुआ था। लेकिन वह मरना क्यों चाहती थी? अर्जुन यह समझ नहीं पा रहा था, और अर्जुन यह भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे देखने के बाद वह उसके पीछे आने से खुद को क्यों नहीं रोक पाया। ऐसा कौन सा आकर्षण था उस लड़की में कि वह उसके पीछे पीछे यहाँ टेरेस तक आ गया, जबकि वह अपने फ्लोर पर सीढ़ियाँ चढ़कर आया था तो बहुत थक गया था। उस लड़की के जाने के बाद अर्जुन का गुस्सा और भी तेज हो गया और वह गुस्से में तेजी से चलता हुआ सीढ़ियां उतरकर उसके पीछे पीछे आने लगा। लेकिन इस बार वह उससे कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह लड़की उसके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देगी। वह लड़की चुपचाप सीढ़ियां उतरकर उसी के फ्लोर पर जाकर रुकी और उसके बाद एक कमरे की तरफ देखने लगी। अर्जुन ने देखा उस कमरे का नंबर 203 है। वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई 203 कमरे में चली गई। जब 203 कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, तब अर्जुन फिर से होश में आया और अपना सर झटक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। अर्जुन ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला तो सामने लॉबी में उसकी मम्मी बैठी हुई थी। उसकी मम्मी ने उसे देखते ही कहा, तू आ गया, अच्छा हुआ, चल अब आराम कर लेती हूँ, तू भी जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, काफी देर हो गई है, पार्टी से बहुत देर से लौटा है तू। अर्जुन की मम्मी ने उसके चेहरे के भाव थोड़े से पहचान लिए थे। उन्हें वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। वो उसके पास गई और उससे पूछा, बेटा कोई परेशानी है?
अर्जुन ने अपनी मम्मी की तरफ देखकर कहा, अरे नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं, बस वह थक ज्यादा गया हूँ और यह अपने ही फ्लोर पर कमरा नंबर 203 है। उसमें अजीब सी लड़की रहती है। पता नहीं क्या करने गई थी टेरेस पर और उससे पूछा तो बता भी नहीं रही थी। टेरेस की रेलिंग पर खड़ी हो गई थी, दोनों हाथ फैलाकर, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां से कूदना चाहती है। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। फिलहाल तो वह अपने कमरे में वापस चली गई है। अर्जुन की मम्मी ने उसे समझाया, देख बेटा, बड़े शहर में कोई किसी के मामले में ज्यादा दखल नहीं देता, उसका अपना निजी जीवन है। पता नहीं क्या बात हुई रही होगी। वैसे भी तू तो रोज देर से आता है। रोज 9 के करीब उसे कमरे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वह चीखने की आवाज किसी लड़की की ही रहती है। मुझे लगता है कि वही लड़की होगी। इसके बाद बेचारी के जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। अर्जुन ने अपनी माँ से पूछा, तो माँ, क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उस फ्लैट से इतनी आवाज क्यों आ रही है? अर्जुन की मम्मी ने कहा, बेटा, हम लोगों के लिए यह शहर वैसे भी अनजान है और अनजान लोगों के घर में हम ऐसे ही कैसे चले जाएं? बेशक से वह रो रही है या चीख रही है, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। अर्जुन ताव में आया और उसने कहा, मैं देखता हूँ आखिर वहाँ ऐसी आवाज क्यों आ रही है, क्यों एक लड़की के रोने और चीखने की आवाज आती है। अर्जुन जाने ही वाला था, किसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पागल हो गया है क्या? इतनी रात हो गई है, कोई किसी के घर जाता है इतनी रात को? सो जा, वैसे भी काफी देर हो चुकी है और तुझे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। अर्जुन ने सोचा कि हाँ, उसे ऑफिस तो जाना ही है तो उसका आराम करना बहुत जरूरी है। उसने वैसे भी घड़ी की तरफ देखा तो इस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे। अर्जुन की मम्मी अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। उसके बाद अर्जुन भी अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन न जाने क्यों रह रहकर उसके ख्याल में वह लड़की आ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की ही थी कि अचानक से फिर से वह लड़की उसकी आंखों के सामने आ गई। इस वक्त भी उसके चेहरे पर वही चोटों के निशान, हाथ पर चोटों के निशान थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उस लड़की नहीं, फुसफुसाती हुई सी आवाज में कहा, आखिर मेरा इंतजार पूरा हुआ। ऐसा सुनते ही डर के कारण अर्जुन की आंख खुल गई और उसके चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वह डर के कारण हांफ रहा था और डर से कांप रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ से अपने चेहरे के पसीने को पोंछते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ में आ गया था कि उसने जो कुछ भी देखा है वह सब कुछ सपना था। उसने खुद को वापस शांत किया। अर्जुन ने देखा तो इस वक्त घड़ी में 3 बज रहे थे। अर्जुन उठा और किचन की तरफ गया। उसने गिलास पानी लिया और पीकर वापस आकर लेट गया। अर्जुन को अपने आसपास किसी की होने का एहसास महसूस हो रहा था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। उसका मन भारी भारी हो गया था और सर भी कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। अर्जुन ने सोने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद अर्जुन को नींद आ गई और अर्जुन गहरी नींद में सो गया। अगले दिन अर्जुन की जब आंख खुली तो वह काफी ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि कल रात वह वैसे ही देर से सोया था और वह काफी ज्यादा थक था। इसके बाद भी उसे टेरेस पर उस लड़की के पीछे पीछे जाना पड़ा था और वहां से आने के बाद भी न जाने क्यों उसके ख्याल में उस लड़की का ख्याल आ रहा था और वह सो नहीं पा रहा था। काफी देर से सोने के कारण अर्जुन काफी ज्यादा थकान महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में भी हल्की हल्की सी जलन हो रही थी। उसने आंख खोल कर देखा तो इस वक्त घड़ी में 8 बज रहे थे। उसका ऑफिस 10 बजे होता था।
वह इस फ्लैट से अगर 9:30 बजे भी निकलता तो आराम से 10 तक ऑफिस पहुंच जाता, क्योंकि यह घर उसके ऑफिस के काफी पास था। अर्जुन जब बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना रखा है और वह फ्रेश होकर पूजा कर चुकी थी। अर्जुन के चेहरे पर अपनी मम्मी को देखकर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वह गया और फटाफट से फ्रेश होकर आया। उसने भी भगवान के आगे हाथ जोड़े और ब्रेकफास्ट करने बैठ गया। अर्जुन हनुमान जी का भक्त था और उसे हनुमान चालीसा और हनुमान बाण कंठस्थ थे। वह रोज सुबह इनका पाठ किया करता था, लेकिन आज वह थोड़ा सा थका हुआ था और उसके पास थोड़ा सा समय की कमी थी, इसलिए उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा थक गया था और आज उसके ऊपर वर्कलोड भी ज्यादा था। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कि कब रात के 11 गए। अर्जुन हैरान था, क्योंकि अचानक से इतना ज्यादा काम का लोड उस पर आने लगा था कि वह उसे मैनेज नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसका प्रमोशन हुआ था और उसकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी। अर्जुन ने जैसे तैसे काम खत्म किया और अपनी थोड़ी सी थकान दूर करके ऑफिस से निकल गया। उसे घर पहुंचते पहुंचते फिर लगभग 12 बज गए थे। वह फिर से फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने फ्लोर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वह अपने फ्लोर पर पहुंच, फिर से उसे वही लड़की लाल साड़ी में सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने आज फिर से उस लड़की का पीछा किया। उसके पीछे पीछे वह टेरेस तक पहुंच गया था। अर्जुन थक गया था और हांफ भी रहा था। अब की बार अर्जुन ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया कि वह लड़की फिर से कूदकर रेलिंग पर चढ़ जाए। उसने पहले ही उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने पलटकर फिर से अर्जुन की तरफ देखा और इस बार भी उसका वही भावहीन चेहरा देखकर अर्जुन हैरान था। अर्जुन ने सोचा कि उसकी तरफ सवाल डाले, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह उसके सवालों का जवाब नहीं देगी। अर्जुन हैरान था। जैसे ही उसने उस लड़की का हाथ छोड़ा, वह लड़की फिर से सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी। फिर उस फ्लोर पर रुककर थोड़ी देर देखकर वह कमरा नंबर 203 में चली गई। अर्जुन अपने खाली हाथ को हैरानी से देख रही था और फिर सोचने लगा कि आखिर क्यों उस लड़की के पीछे पीछे आ गया। अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आज फिर से अर्जुन को काम करते करते देर हो गई। अर्जुन देर से घर के लिए निकला। अर्जुन की माँ भी काफी ज्यादा चिंता में थी, इसीलिए वह दरवाजे पर खड़े होकर ही अपने बेटे का इंतजार करने लगी। उन्होंने देखा कि अर्जुन सीढ़ियां चढ़ते हुए फ्लैट की तरफ आ रहा है। तभी अचानक से उन्हें लाल साड़ी पहने हुए एक लड़की सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दी। लड़की बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल काले घने रेशमी नहीं दिख रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहे थे जैसे कि सालों से किसी ने उनकी देखरेख नहीं की है और ना कभी में कंघी की गई हो। उस लड़की के हाथों का रंग सफेद था। उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर में खून की एक भी बंद ना हो, और साथ ही साथ उसके वह लंबे काले बड़े बड़े नाखून, जिन्हें देखकर एक पल को अर्जुन की मम्मी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वह फटी आंखों से चेहरे पर डर को लिए हुए उस लड़की को देख रही थी। तभी वह लड़की अचानक से पलट गई और अर्जुन की मम्मी को देखकर एक भयानक सी मुस्कान लिए खड़ी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़े हुए थे। आंखों की पुतलियां पथराई दिख रही थी, जिनका रंग सफेद पड़ चुका था। उसके होठ काले काले दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उसके हंसते हुए वह दांत जो कि किसी चुड़ैल के जैसे लग रहे थे। अर्जुन की मम्मी ने जब यह नजारा अपनी आंखों से देखा तो वह डर से थर थर कांपने लगी। जहां अभी खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि उन्होंने देखा कि अर्जुन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। वह लड़की चुपचाप आगे आगे चल रही थी और अर्जुन उसके पीछे पीछे चल रहा था, जैसे वह किसी सम्मोहन में बंधा हो।
तब अर्जुन की मम्मी ने हिम्मत दिखाई और अर्जुन को आवाज दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अर्जुन की मम्मी को अर्जुन की चिंता हो रही थी, इसीलिए अपने बेटे के पीछे पीछे चले लगी। कुछ ही देर में तीनों लोग टेरेस पर पहुंच गए। अर्जुन की मम्मी ने देखा कि वह लड़की उछलकर टेरेस पर चढ़ गई है। अगले ही पल अर्जुन भी उस टेरेस पर उछलकर चढ़ गया। इसे देखकर अर्जुन की मम्मी का दिल मानो मुंह को आ गया। उन्होंने अर्जुन को दूर से आवाज दी और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उन्होंने देखा कि अगले ही पल वह लड़की टेरेस से कूद गई। उन्होंने टेरेस से नीचे झांक कर देखा तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। अर्जुन जैसे होश में वापस आया। अर्जुन की मम्मी उसे सीढ़ियां उतारकर वापस कमरे में ले आई। वह समझ गई थी कि अर्जुन के पीछे कोई नकारात्मक शक्ति है और वह कौन है वह नहीं जानती, लेकिन वह अपने बेटे को उससे छुटकारा दिलाना चाहती थी। वह अपने बेटे को उसे ले जाने नहीं दे सकती थी। वो रोते हुए अर्जुन से कहती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। वो एक लड़की नहीं बल्कि भटकती आत्मा है। तूने ये क्या कर दिया? विमला जी अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो किसी भी कीमत पर उस आत्मा को अपने बेटे को ले जाने नहीं दे सकती थी। वो अर्जुन को उसके कमरे में ले जाकर सुला देती है। इसके बाद वापस अपने कमरे में आ जाती है। अर्जुन की मम्मी के आंखों से नींद छू हो गई थी। डर के कारण उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो उनके बेटे को ले जाएगी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और सोचने लगी कि सुबह होते ही वो अपने गुरुजी से इस बला के बारे में बात करेंगी। अर्जुन काफी ज्यादा थक चुका था तो सो गया। अर्जुन जैसे ही सोया उसकी आंखें के सामने उसी लड़की का चेहरा दिखाई दे रहा था। जो रोज भावहीन होता था वो आज गुस्से में नजर आ रहा था। वह लड़की इस वक्त अर्जुन को वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसी उसकी मम्मी को। अर्जुन की जान जैसे हलक में आ गई थी। उस लड़की के वो उड़ते हुए बाल उसे और भी भयानक बना रहे थे। आंखों के नीचे काले घेरे, पथराई हुई आंखें, लंबे नुकीले दांत, शरीर का रंग ऐसा कि मानो खून की एक भी बूंद ना हो, लंबी लंबे काले नुकीले नाखून। वह लड़की गुस्से में गुर्राते हुए अर्जुन की तरफ देख रही थी कि अचानक से उसने अपना हाथ बढ़ाया। अगले ही पल अर्जुन की गर्दन तक उसके हाथ पहुंच गए और उसने गुर्राते हुए अर्जुन की गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। अर्जुन की मानो सांसें अटक रही थी। वह बहुत जोर जोर से सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वह गुस्से में गुर्राते हुए अर्जुन की तरफ देखकर उससे कहने लगी, क्यों नहीं आया तू मुझे बचाने? क्यों नहीं आया फिर से बचाने? बोल, तुझे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। वह हंसने। अर्जुन हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, क्या इस चेहरे की लड़की को वह कभी मिला भी है? आखिर कौन है यह? क्यों उससे ऐसा कह रही है कि अर्जुन उसका है? अर्जुन हैरानी से उसे देखते हुए अपने हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था और उसके हाथों को जिसने उसकी गर्दन को जकड़ा हुआ था हटाने की कोशिश करने लगा। अर्जुन उससे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं तुम्हारा नहीं हूँ जो मेरे पीछे पड़ी हो। लेकिन अर्जुन की आवाज जितनी भी वह ताकत लगा रहा था, वह आवाज उस कमरे से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। वह इतनी धीमी हो गई थी कि लगभग फुसफुसाहट की आवाज सी महसूस हो रही थी और अर्जुन यह सब कराहते हुए बोल रहा था। अर्जुन अपने हाथ पैर मार रहा था, उसकी सांस फूलने लगी थी, उसकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल अर्जुन मर जाएगा, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। वह लगातार हाथ पैर मार रहा था कि अचानक से अर्जुन के दिमाग में ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई और वह बेहोश हो गया।
अर्जुन की मम्मी की अभी आंख लगी ही थी कि उनके सामने वह लड़की उसी रूप में आ खड़ी हुई, जिसके कारण उनका चेहरा पसीने और डर से भर गया। वह नींद में ही पसीने में भीगी हुई थर थर कहाँ पर रही थी। उस लड़की ने गुर्राते हुए उसकी माँ को देखा और कहा, क्यों री बुढ़िया मेरे बीच में आई तू? मेरे उसके बीच में मत आ, उसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी, लेकिन अगर तू बीच में आई ना तो तुझे भी मार दूंगी। अर्जुन की मम्मी बेचैनी में अपने हाथ पैर मार रही थी कि अचानक से अर्जुन के पापा की नींद खुल गई और उन्होंने अर्जुन की मम्मी को झकझोरा। एक बार झकझोरने के बाद भी जब उनकी नींद नहीं टूटी तो उन्होंने उन्हें दोबारा झकझोरा। अब की बार जब अर्जुन की मम्मी की नींद टूटी तो वह डर से कांपते हुए हड़बड़ाहट में बड़बड़ाते हुए कह रही थी, वह मेरे बेटे को मार देगी, वह मेरे बेटे को मार देगी, उसे लेकर चली जाएगी। और वह सिसक कर जोर जोर से रोने लगी। अगले ही पल अर्जुन के पापा ने उनकी मम्मी को सांत्वना दिया, उनकी पीठ को सहलाते हुए कहा, विमला मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया है, कौन ले जाएगा अर्जुन को? जब अर्जुन के पापा ने ऐसा कहा तो अर्जुन की मम्मी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी उन्होंने देखा था। अर्जुन के पापा ने कहा कि तुम्हें वहम हो गया होगा विमला, तुम भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अर्जुन की मम्मी ने लगातार रोते हुए ना में कर हिलाते हुए फिर से कहा, नहीं, मुझे कोई वह नहीं हुआ है। पता नहीं कौन सी भला मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई है जो उसे लेकर जाना चाहती है। कुछ देर पहले वह मुझसे मिलने आई थी मेरे सपने में और कहा कि वह मेरे बेटे को यहाँ से लेकर जरूर जाएगी और अगर मैं बीच में आई तो मुझे भी मार देगी। इस वक्त अर्जुन की मम्मी का शरीर बुखार में तप रहा था। उसके पापा को लगा हो सकता है कि उन्होंने बुरा सपना देख लिया है जो कि उनके दिमाग पर असर कर रहा है, इसीलिए उन्होंने उन्हें दवाई दी और सुलाने की कोशिश की। जैसे ही अर्जुन की मम्मी गहरी नींद में गई तो उन्होंने आवाज सुनी, किसी की जोर से हंसने की आवाज। वह हंसते हुए कहने लगी, दूर रह बुढ़िया, दूर रह, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगी। अगले ही पल अर्जुन की मम्मी की सांस फूलने लगी और वह जोर जोर से हंसने लगी और कुछ देर सांस फूलने के बाद उसने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। अर्जुन की मम्मी उसके बाद अचानक से बेहोश हो गई। अर्जुन के पापा ने जब यह सब देखा तो वह भी हैरानी से अपनी पत्नी की हालत देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वह अर्जुन के कमरे में उसे जाकर जगाए। वह भागकर जब अर्जुन के कमरे में पहुंचे, अर्जुन बेहोश बिस्तर पर पड़ा था। वह बिस्तर से आधा जमीन पर लटक रहा था। अर्जुन के पापा भाग कर गए और उसे बिस्तर पर ठीक से लेटाया और उसे जगाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर मेहनत करने के बाद अर्जुन को होश में आया, लेकिन अर्जुन का चेहरा डर और पसीने से भीगा हुआ था। वह अपने पापा का हाथ पकड़कर रोने लगा। अर्जुन इस वक्त बहुत जोर जोर से रो रहा था और उसने कहा, पापा, पापा मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे उसके पीछे नहीं जाना चाहिए था। वह मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती है, वह मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। वह कह रही थी कि वह मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मुझे उसके साथ नहीं जाना पापा, मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे बचा लीजिए। और वह रोने लगा। अपने 35 साल के बेटे को इस तरीके से रोता हुआ देखकर तो अर्जुन के पापा का जैसे दिल ही टूट गया। बात तो उन्हें अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन वह यह समझ रहे थे कि अगर दो लोग किसी एक बात को कह रहे हैं तो हो सकता है कि वह बात सच हो। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन के पापा ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह होने के बाद अर्जुन के पापा ने अपने गुरुजी को फोन किया। उधर से जब गुरुजी के चेले ने फोन उठाया तो उसने कहा कि बाबा अभी ध्यान में बैठे हैं, कुछ देर बाद जब ध्यान से बाहर आएंगे तो वो उनकी बात उनसे कर दी जाएगी। अर्जुन के पापा ने घबराते हुए कहा, प्लीज मेरी बात करा दीजिए, मेरा बात करना बहुत जरूरी है।
चेले ने कहा, जी ठीक है, जैसे ही गुरुजी वहाँ ध्यान पूरा करते हैं मैं वैसे ही आपकी उनसे बात करा दूंगा। करीब 1 घंटे बाद गुरुजी ध्यान मुद्रा से बाहर आए। जैसे ही वह ध्यान मुद्रा से बाहर आए, चेला उनके पास भागते हुए गया और उसने कहा, गुरुजी आप जिस परिवार की मदद किया करते हैं उस परिवार से एक सज्जन का फोन आया था। वह कह रहे थे कि उनका आपसे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुजी ने अपने चेले से पूछा, क्या उन्होंने अपना नाम नहीं बताया? हम ऐसे कई परिवारों की मदद करते हैं। चेले ने कहा, जी बताया है, अनिल जायसवाल। गुरुजी ने तुरंत अनिल जायसवाल जी को फोन लगवाया और उनसे बातें की। अनिल जायसवाल यानी कि अर्जुन जायसवाल के पापा। उन्होंने गुरुजी को बताया कि उन्होंने अर्जुन को किस हालत में देखा और अर्जुन ने उन्हें क्या क्या बताया। इसके साथ ही साथ उनकी पत्नी की क्या हालत है और उन्होंने उन्हें क्या क्या बताया था। जैसे ही गुरुजी ने यह सारी बातें सुनी, वह थोड़े से गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, अनिल मुझे लगता है कि तुम्हारे परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है। अनिल जी ने बोला, गुरुजी लेकिन मेरे परिवार पर बुरी आत्मा का साया कैसे हो सकता है? गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है? क्या कोई ऐसा शख्स है जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है और इस तरीके की बुरी आत्मा तुम्हारे परिवार के पीछे छोड़ सकता है? अनिल जी काफी सीधे साधे इंसान थे। वह पहले सरकारी ऑफिसर थे और उसके बाद रिटायर होकर घर पर आराम से अपनी पत्नी के साथ समय बिताते थे। साथ ही साथ घर के कुछ छोटे मोटे काम करना और गार्डनिंग कर लिया करते थे। उन्होंने अपनी एक छोटी सी दुकान खोली हुई थी जिसमें एक आदमी बैठता था। वह सुबह शाम बस उससे जाकर दिन भर की बिक्री का पता करते थे। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा था जिससे उनकी लड़ाई हुई हो या कोई ऐसा दुश्मन हो जो उनके परिवार को बर्बाद करना चाहता हो। इसीलिए उन्होंने गुरुजी से कहा, नहीं गुरुजी, मेरी जानकारी में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस हद तक जा सके या फिर किसी से मेरा मतभेद भी हुआ हो। गुरुजी ने कहा, ठीक है अनिल, हम कल वहां पर पहुंच जाएंगे। यह समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि शाम के समय में अपने कमरे में और अपने बेटे के कमरे में लोहबान जला देना, साथ ही साथ हनुमान चालीसा और हनुमान बाण का पाठ करो घर पर, और अपने बेटे और पत्नी दोनों को घर से बाहर नहीं जाने देना। इसके बाद अनिल जी ने फोन रख दिया, लेकिन वह काफी ज्यादा परेशान थे। जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही अनिल जी ने शाम होते ही किया। उन्होंने अर्जुन और अपने कमरे में लोहबान जला दिया। साथ ही साथ उन्होंने टीवी पर हनुमान चालीसा चला दी। इसके साथ साथ वह मंदिर में नहा धोकर बैठ गए और हनुमान चालीसा और हनुमान बाण का पाठ करने लगे। इस वक्त अनिल जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और रात गहराने लगी। इस वक्त उनकी पत्नी और अर्जुन काफी ज्यादा बीमार और कमजोर लग रहे थे। अनिल अकेले थे जिन्हें सब कुछ संभालना था, इसीलिए वह और भी ज्यादा घबराए हुए थे। वह लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे कि अचानक से उन्हें दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। एक पल के लिए उनका ध्यान भटक गया, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को शांत किया और फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। एक बार फिर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में खटखटाने की आवाज और वह कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, जो कि इस वक्त दिल दहला देने वाली थी। इधर अनिल जी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। वह डर से कांप भी रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं आई तो अनिल जी को थोड़ा सा धैर्य बंधा, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह तूफान से पहले की शांति थी।
अचानक से दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता है, जिसकी वजह से उनका डर बढ़ गया। वह पसीने से भीग चुके थे। उनका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि जैसे उन्हें उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। उनका पूरा शरीर उसकी धड़कन के हिसाब से कहां पर था। मैं छोटी छोटी और तेज तेज सांसें भर रहे थे। उनकी आंखें फटी हुई दरवाजे की तरफ थी, लेकिन इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वह उन्हें कंठस्थ हो चुकी थी। वह कांपते होंठों से अभी भी लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहे थे। कुछ देर में उन्हें किसी के जोर जोर से गुर्राने की आवाज आने लगी। फिर कोई बहुत जोर से भयानक हंसी में हंस रहा था। तभी एक लड़की की कर्कश आवाज उनके कानों से टकराई। वह कह रही थी, तुझे क्या लगता है तू इन सबको बचा लेगा? तेरे बेटे को अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुझे और तेरी बीवी को मार कर इसी घर में कैद कर दूंगी। इसके बाद वह फिर से कर्कश आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। अनिल जी का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनका पसीना आना बंद ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो कांपते होठों से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहे थे। वह एक पल के लिए भी चूक नहीं रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह एक पल के लिए भी चुके तो उनका सामना एक बहुत बड़ी शक्ति से होने वाला है, जिसके बाद वो उनको और उनकी बीवी को उस घर में कैद कर देगी। उनके होंठ लगातार थरथरा रहे थे और कांप रहे थे। वह अपनी आंखों को इधर-उधर घूमकर अपने आसपास का जायजा भी ले रहे थे और अपने आप को आश्वस्त कर रहे थे कि वह सुरक्षित है। इस वक्त उन्हें अपने पेट में अजीब सा दर्द भी महसूस हो रहा था, जो कि अक्सर लोगों को बेचैनी में होता है। उनका गला उन्हें सूखता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन वह एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहते थे। उनका डर उनके शरीर पर हावी हो चुका था। लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते करते रात बीत गई और सुबह होते ही अनिल जी बेहोश हो गए। सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज के साथ अनिल जी को होश आया। अनिल जी ने जाकर दरवाजा खोला तो उनकी आंखों के सामने उनके गुरुजी खड़े थे। अपनी आंखों के सामने अपने गुरुजी को खड़ा देखकर अनिल जी के सब्र का बांध टूट गया और वह फफक कर रोने लगे। अपनी आंखों के सामने अनिल को इस तरीके से टूटा हुआ देखकर गुरुजी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें इस समस्या से बाहर निकलूंगा। लेकिन मुझे पहले जानना होगा कि वह कौन है और तुम्हारे बेटे तक कैसे आई। अनिल जी रुना से होकर हाँ मैं सर हिलाते हुए गुरुजी को अंदर आने का इशारा किया। गुरुजी घर के अंदर आए। उन्हें एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उन्हें नकारात्मक ऊर्जा तो महसूस हो रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। गुरुजी ने इधर-उधर देखा। इसके बाद पहले वह अनिल जी की पत्नी विमला के कमरे में गए। उन्होंने विमला की हालत देखी। वह काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। उनका शरीर कमजोर दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह अर्जुन के कमरे में गए। अर्जुन की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसके होंठ हल्के हल्के काले पड़ चुके थे। उसका चेहरा और चमड़ी का रंग कुछ सफेद सफेद सा हो रहा था। वैसे तो अर्जुन काफी गोरा था, लेकिन फिर भी इस वक्त उसकी चमड़ी का रंग गोरा वाला नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर से खून चूस लिया हो। गुरुजी को काफी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त थी। वह किसी भी पीड़ित का हाथ पकड़कर उसके मर्ज को जान लेते थे। इसीलिए गुरुजी ने अर्जुन के हाथ को पकड़ा और वह उसे समय में चले गए। जब अर्जुन ने पहली बार उस लड़की को देखा था, बाबा जी ने देखा एक युवती जो कि शादीशुदा थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसका रंग गोरा था, लंबे काले घने रेशमी बाल, बड़ी बड़ी आंखें,
लंबी पतली सी नाक, 2 गुलाबी होंठ लेकिन चेहरा भावहीन, चेहरे पर उदासी और दुनिया भर का दुख। वह भावहीन होकर सीढ़ियां चढ़ रही थी और अर्जुन उसके पीछे पीछे जा रहा था। अर्जुन ने 2 बार उसे आवाज भी दी, सुनिए सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, आपको कोई दिक्कत है और कोई परेशानी, आप कुछ बताना चाहती है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, सुनिए प्लीज। अर्जुन ने देखा वो उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, ना ही पलटकर उसे देख भी रही थी, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अर्जुन के इतना कहने के बाद भी गुरुजी ने देखा कि वह लड़की पलटकर नहीं देख रही थी। वह लगातार सीढ़ियां चढ़ती हुई टेरेस पर चली गई और उसके बाद वह कूदकर टेरेस के रेलिंग पर चढ़ गई। उसने दोनों हाथ हवा में फैला दिए, उसके बाल हवा से उड़ रहे थे और वह आंखों में आंसू लिए हुए नीचे की ओर देख रही थी। तभी अर्जुन ने उसे आवाज दी और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिससे वह छत पर वापस आ गई। इसके बाद वह युवती भावहीन चेहरे के साथ वहां से चली गई। जब वह वहां से भावहीन होकर जा रही थी तो वह गुरुजी की तरफ अजीब तरीके से हंसते हुए जा रही थी। गुरुजी ने इसके बाद देखा कि वह लड़की सीढ़ियां उतरते हुए उस फ्लोर पर आकर रुकी जिस फ्लोर पर अर्जुन का कमरा था। उसने कमरा नंबर 203 को देखा और उसके बाद उसमें चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। इसके बाद वह अनिल के पास गए और उन्होंने कहा, बेटा अनिल, तुम्हें पता करना होगा इस कमरा नंबर 203 में कौन रहता है। अनिल तुरंत भाग कर गए और गार्ड के पास पहुंचे, क्योंकि सारी जानकारियां गार्ड के पास रहती है, कौन कौन से फ्लैट में रहता है और उससे मिलने कौन कौन आता है। गार्ड के पास पहुंचने के बाद उन्होंने गार्ड से कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। गार्ड ने कहा, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अनिल जी ने कहा, कमरा नंबर 203 में कौन रहता है। गार्ड ने हैरानी से अनिल जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मजाक करते हैं साहब, उस फ्लोर पर केवल आपके बेटे ने घर लिया है, ऊपर के सारे फ्लोर खाली हैं और कमरा नंबर 203 में कोई नहीं रहता। इस वक्त डर के कारण अनिल जी को गुस्सा भी आ गया था और उन्होंने गार्ड के कॉलर को पकड़कर कहा, मुझे पागल मत बनाओ, जानते नहीं हो मुझे सच सच बताओ, कमरा नंबर 203 में कौन रहता है। चाहे तो आप जाकर चेक कर लीजिए। अनिल जी ने गार्ड से साथ चलने के लिए कहा। कमरा नंबर 203 के सामने जाने से पहले उन्होंने गुरुजी को बता दिया कि कमरा नंबर 203 में गार्ड के अनुसार कोई नहीं रहता है, लेकिन वह उसके साथ चेक करने जा रहे हैं। गुरुजी ने कहा, वह भी उसके साथ चलेंगे। अनिल जी ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद गार्ड, अनिल जी, गुरुजी और गुरुजी का चेला सभी कमरा नंबर 203 के सामने खड़े थे। गार्ड ने पहले उन्हें बिना चाबी के खोलने की कोशिश करने को कहा। अनिल जी ने कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बाहर से लॉक था। इसके बाद गार्ड ने उसमें चाबी डालकर चाबी घुमाई और दरवाजे का लॉक ओपन कर दिया। जब वह सभी उस घर के अंदर घुसे तो उनके होश उड़ गए। उस घर में बहुत सारा सामान रखा हुआ था। पूरा घर सुव्यवस्थित था और बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उस घर में एक अजीब सा भारीपन था, एक अजीब सी नकारात्मकता थी। गुरुजी ने उस कमरे में अपना दाहिना पैर रखा और जैसे ही पैर रखा उन्होंने झटके से पैर को पीछे खींच लिया। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। गुरुजी ने हैरानी से गार्ड की तरफ देखते हुए पूछा, यह कमरा कब से बंद है। गार्ड ने कहा, महाराज जी, कई सालों से बंद है। मुझे नहीं पता कब से, वैसे भी मैं तो यहाँ पर नया लगा हूँ, लेकिन मुझे बताया गया था कि ऊपर के 3 माले कई सालों से खाली है और वहाँ पर कोई रहने नहीं आता। गार्ड के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। गुरुजी ने अनिल जी की तरफ देखकर कहा, यह एक भटकती हुई रूह है, कई सालों से इस फ्लोर पर ही नहीं बल्कि इन तीनों फ्लोर पर रहती है।
यह तीनों फ्लोर इसकी वजह से ही खाली है। क्या इससे पहले भी कभी तुम्हें यहाँ पर किसी रहने वाले ने कभी कोई समस्या बताई है? गार्ड ने कहा, जी बाबा, यहाँ पर अक्सर लोग आकर रहते थे, लेकिन वह बहुत ही जल्दी इस घर को खाली करके चले जाते थे। घर को खाली करने की वजह वह बताते थे कि यहाँ पर वह जब से रहने आए हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उनका मन हमेशा भारी भारी रहता है। उन्हें अजीब सा एहसास होता है, जो एहसास उन्हें पहले कभी भी नहीं हुआ था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह इस घर को छोड़कर चले जाते थे। मैंने यह सारी बातें अर्जुन जी को भी बताई थी, मतलब मेरे भैया ने, लेकिन अर्जुन जी को इन सब बातों पर ना विश्वास था, ना इन सब से कोई लेना देना था। उन्हें तो फ्लैट पसंद आ गया था और उन्होंने फ्लैट की एडवांस पेमेंट भी कर दी थी। बाबाजी उस कमरे के अंदर जाने लगे। उन्होंने उस कमरे की एक एक चीज को छुआ, जिससे वह उस कमरे में रहने वाली आत्मा के बारे में जान सके। जब भी वह किसी चीज को घूते तो उस आत्मा का उस वास्तु के साथ जो भी रिश्ता होता उसका विजन उन्हें दिखाई दे जाता। जब उन्होंने बिस्तर को छुआ और अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि उन्होंने अपना हाथ झटके से पीछे खींच लिया। इसके बाद गुरुजी जल्दी से बाहर आ गए और उन्होंने उस फ्लैट को बंद करने के लिए कह दिया। गुरुजी के साथ वापस चले अनिल जी और गार्ड सब आ गए। सभी लोग बैठे हुए थे। गुरुजी का चेला अनिल जी और गार्ड। दूसरी तरफ अर्जुन और विमला जी अपने कमरे में बेहोश पड़े थे। गुरुजी ने कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है, बल्कि सालों से तड़प रही है बदले की आग में। इसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा है, क्योंकि जब यह जिंदा थी इसके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से यह काल चक्र में फंस गई थी। तुम जानते हो कि यह तुम्हारे बेटे की पीछे नहीं है। तुम्हारे बेटे ने इसे खुद अपने पीछे बुलाया है। उसने आत्मा के काल चक्र को छेड़ दिया। गुरुजी की बात सुनकर अनिल जी हैरानी से उनकी तरफ से देख रहे थे। गुरुजी समझ चुके थे, अनिल जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने बताया, जब कोई इंसान अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी मृत्यु की वजह से उसका बाकी का जीवन जो उसे पथरी पर बिताना था वह खत्म हो जाता है और इसका कारण आत्महत्या होती है, तो वह आत्मा काल चक्र में फंस कर रह जाती है। जो पीड़ा किसी इंसान को एक बार भोगना होता है, आप सोच भी नहीं सकते कि आत्महत्या करने का बाद कितना भयानक हो सकता है। जो पीड़ा इंसान एक बार भी नहीं झेलना चाहता, लेकिन ऐसी आत्मा ही उसे रोज उतने ही दर्द के साथ झेलती है। उसे उसी यातना को रोज सहना पड़ता है। जब तुम्हारे बेटे ने इसे पहली बार देखा था, उस दिन भी यह अपने काल चक्र में फंसी हुई आत्महत्या करने के लिए टेरेस पर पहुंची। उसके बाद यह कूदकर रेलिंग पर खड़ी हो गई, दोनों हाथों को फैला दिया। इसके बाद वो रेलिंग से नीचे कूदने वाली थी। वैसे ही तुम्हारे बेटे ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया और उसका काल चक्र भेद हो गया, जिसकी वजह से वह तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ गई है। वो जब जिंदा थी उसने मरते वक्त बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इसी वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और यही गुस्सा उसकी ताकत है। अनिल जी ने गुरुजी की सारी बात सुनी, लेकिन वो हैरान थे और बोले, इस लड़की ने आत्महत्या की ही क्यों? गुरुजी ने बताया, इसके साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था। इसका विवाह एक लड़के से करा दिया गया था। वह लड़का चरित्र का अच्छा नहीं था। यह जो आज के समाज में जो फैली हुई गंदगी है उसका शिकार था। वो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों के साथ सोने के लिए मजबूर करता था। उसके मना करने पर उसे मारा पीटता और नशा देकर उसे उनके हवाले कर देता। वो बेचारी बहुत सीधी थी। उसने लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। लोगों ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह पति पत्नी का मामला है और वो उसमें नहीं पड़ेंगे। वो बहुत लड़ी, लेकिन अब उसमें हिम्मत नहीं थी।
वो हार मान चुकी थी और इसे अपनी किस्मत मान लिया था। वक्त बीतने लगा और उस पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने सोचा कि अब वो बच्चे के लिए जिएगी, लेकिन जब उसके पति को पता चला तो उसने उसे बहुत मारा और उसका मिसकैरेज हो गया। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने छत से कूदकर जान दे दी। लोगों के बर्ताव ने उसकी आत्मा को तोड़ दिया था, इसीलिए मरते वक्त उसके अंदर बहुत गुस्सा था। मरने के बाद इस फ्लोर पर लोगों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो गया था। जो भी यहाँ रहता उसे समस्या होने लगी, इसीलिए लंबे समय से यह फ्लोर खाली है। अनिल जी ने पूछा, गुरुजी अब क्या होगा? क्या वो मेरे बेटे को ले जाएगी? गुरुजी ने कहा, अनिल तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बेटे को इसे नहीं लेकर जाने दूंगा। जैसे यह 2 लोगों को अपने साथ लेकर गई है। जैसे ही गुरुजी ने यह कहा कि वह अपने साथ 2 लोगों को ले जा चुकी है तो अर्जुन के पापा हैरान हो गए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, 2 और लोग? यह तो अकेली थी ना? गुरुजी ने कहा, नहीं अनिल, जब मैंने तुम्हारे बेटे का हाथ पकड़कर उस समय में पीछे गया था, जब उसने पहली बार उस युवती को देखा था, तब मुझे वह युवती अकेली सीढ़ी चढ़ती हुई नहीं दिखाई दी थी। हालांकि तुम्हारे बेटे को बस वही दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे उसके पीछे चलते हुए 2 लोग और दिखाई दे रहे थे। वह लोग उसके पीछे चलते चलते टेरेस पर चले गए और जब वह कूदकर रेलिंग पर चढ़ी तो वह भी उसके साथ कूदकर रेलिंग पर चढ़ गए। उन दोनों ने भी उसकी तरह अपने हाथ फैला दिए थे और नीचे देख रहे थे। तुम्हारे बेटे ने उसके कालचक्र को भेद कर दिया था, लेकिन उनके साथ कैद वह 2 आत्माएं इस कालचक्र में फंसी हुई है। वह दोनों उस दिन फिर से कालचक्र के नियम के अनुसार छत से कूद गई थी। जब अनिल जी ने यह सुन तो उनके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उनकी पत्नी ने बताया था कि उन्होंने अपने बेटे को रेलिंग पर चढ़कर दोनों हाथ फैलाए हुए देखा था। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर उस दिन उनकी पत्नी वहां नहीं पहुंचती तो आज उनका बेटा उनके साथ नहीं होता। वह उसे दिन उसके पीछे पीछे उसके साथ छत से कूदने गया था। वह भी उस चक्र का हिस्सा बनने वाला था। ऐसा ख्याल आते ही अनिल जी के तो रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में और चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम आज इस फ्लैट 203 में हवन करेंगे। हवन की सारी सामग्रियां ले आओ। वैसे भी आज पूर्णिमा की रात है, इससे अच्छा समय हमें कब मिलने वाला है। बाबा जी ने फ्लैट नंबर 203 में गंगा जल छिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन उससे पहले उन्हें विमला जी यानी कि अर्जुन की मां और अर्जुन दोनों को सुरक्षित करना था। उन्होंने उन दोनों के हाथों पर कलावे बांध दिए थे। यह अभिमंत्रित थे और माथे पर अभिमंत्रित विभूति लगा दी थी, साथ ही साथ माता रानी का सिंदूर भी, और उन दोनों के गले में ताबीज जैसा कुछ बांध दिया था। गुरुजी पूरे फ्लैट में गंगाजल छिड़क रहे थे। उन्हें किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। कोई जैसे गुर्रा रहा हो, गुस्से में बाबा जी की तरफ देख रहा हो। बाबा जी सब समझ रहे थे, लेकिन वह लगातार मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़के जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर हवन की वेदी तैयार की। वह अपने साथ आम बाबुल की लकड़ियां लेकर आए थे। उन्होंने उस हवन की वेदी में उन लकड़ियों को रखा, गंगाजल छिड़का, शुद्ध गाय का घी उसमें डालकर लगातार मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। इस वक्त उस कमरे में बाबा, उनका चेला गार्ड अनिल जी, अर्जुन और विमला जी मौजूद थे। वह सब के सब एक सुरक्षित घेरे के अंदर बैठे हुए थे। बाबा जी ने लगातार मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। वहां पर गुर्राने की आवाज तेज होने लगी। जैसे जैसे गुर्रने की आवाज बढ़ रही थी, अनिल जी, गार्ड, विमला जी और अर्जुन डर रहे थे। डरते डरते वह लोग इधर उधर नजरें दौड़ा रहे थे। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बाबा जी ने उन्हें कहा, डरने की जरूरत नहीं है।
हवन पर ध्यान दो, तुम्हारे डर से उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तभी किसी के जोर जोर से भयानक तरीके से हंसने की आवाज आने लगी। वह उस भयानक कर्कश सी आवाज में कह रही थी, रोक इस हवन को, रोक दे। तुझे क्या लगता है तू इसे मुझे बचा कर ले जाएगा? तू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर एक बार भयानक सा हंसने लगी। यह मेरा हो चुका है, मैं इसे लेकर जाऊंगी, ये मुझे पसंद है। अब यह भी मेरे साथ भटकेगा, उन दोनों की तरह मेरे साथ उस काल चक्र में फंसेगा जिसमें मैं सालों से भटक रही हूँ। फिर वो जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, जब मैंने मदद मांगी थी मैं रो रही थी, हर किसी से विनती कर रही थी, तो किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई, और जो आदमी मुझे देखते भी थे तो वह दया से नहीं भूखी आंखों से देखते थे। बाबा जी ने गुस्से में कहा, छोड़ दे इस बच्चे को, यह तो तेरी मदद के लिए आया था, फिर तू उसे क्यों ले जाना चाहती है? उसने रोते हुए कहा कि जब मैं सबसे दया की भीख मांगी थी तो मेरी मदद किसी ने नहीं की। यह मेरी मदद करने के लिए तो आया, लेकिन जब से मेरी सच्चाई पता चल गई तो उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। यह भी उसी भीड़ में शामिल हो गया, उन दोनों की तरह जिन्होंने मेरी मदद नहीं की थी और जो मेरी मदद नहीं करता, मैं उसे इस काल चक्र में घसीट लेती हूँ। जैसे मैं सालों से भटक रही हूँ, मैं उन्हें भी भटकने पर मजबूर कर देती हूँ। बाबा जी ने कहा, छोड़ दे इस बच्चे को, इसकी कोई गलती नहीं है और तू सालों से भटक रही है। यह तेरा दर्द है, मैं तुझे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे यह चाहिए, इसे मुझे सौंप दो, मैं तुम सबको जाने दूंगी। अर्जुन की माँ ने कहा, मुझे विश्वास नहीं कि तुम मेरे बेटे को लेने के बाद भी हम लोगों को जाने दोगी। आखिर तुम एक आत्मा हो, अगर तुम सचमुच में पहले अच्छी थी तो तुम अब बुरा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मेरे बेटे को लेने के बाद भी तुम हम सबको मार डालोगी। वो भयानक तरीके से हंसते हुए कहने लगी, चुप कर बुढ़िया, वैसे तू सही कह रही है, मैं तेरे बेटे को लेने के बाद भी तुम सबको मार डालूंगी। बाबा जी ने अपने पास एक पुतला जैसा बना रखा था। उस पुतले को बनाने में जो भी सामान इस्तेमाल हुआ था वह उस कमरे 203 से लिया गया था और इस युवती द्वारा इस्तेमाल किया हुआ था। उन्होंने लगातार मंत्रोच्चार किया। लगातार मंत्रोच्चार करने से हवन की अग्नि की लपटें बढ़ने लगी। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने उस पुतली में एक सुई घुसा दी और अर्जुन का रक्त, बाल और नाखून को पुतली के साथ हवन की अग्नि में डाल दिया। वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके बाद उस कमरे में एक सफेद सी रोशनी फैल गई। वो आत्मा अब पवित्र हो चुकी थी। इसके बाद वो सफेद रोशनी गायब हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी थी अर्जुन की, जिसने अनजाने में ही एक आत्मा के काल चक्र को छेड़ दिया था। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या उस लड़की को बुलाते, उसकी मदद करने की कोशिश करते? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ यह भी कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जाते जाते मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप सुनना चाहते हैं हॉरर सीरीज तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं जल्दी ही हाजिर होंगी लेकर आपके लिए सस्पेंस और डर से भरी कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।